नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NAP 2020, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। गाइस, आज की खास वीडियो लाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आप EMRS की एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप EMRS का यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का आपका एग्जाम है और आप इसको देना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखी जाएगा। इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन उठा रहे हैं। लगभग अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें से 10 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपके नंबर को इंक्रीज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 10 क्वेश्चन पूछा था, यानी कि हर एक, चाहे PGT का हुआ, चाहे इनका हॉस्टल वार्डन का हुआ, चाहे JCA का हुआ, सब में हमने देखा कि दबा दबा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं NAP 2020 से। तो मैं यही करने वाला हूं कि NAP 2020 को पूरी तरह से फिनिश करूंगा और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन EMRS TGT में आपको देखने को मिला है वो सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आपको चैनल पे अंत तक बने रहिएगा और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें से फिक्स है कि क्वेश्चन जरूर आएगा गाइस, इसलिए आपको अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यू डोंट वरी अबाउट इट, तो आपको इसमें से प्रॉपर हेल्प आपको इसमें मिलेगा क्योंकि CTET में भी 10 नंबर इसमें फिक्स कर दिया है कि इसमें से 10 नंबर पूछेगा NAP 2020 से, तो आपके लिए इक्वली लाभदायक होगा। तो ओके, आइए चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं NAP 2020। व्हाट इज द NAP 2020? दिस इज नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अक्सर विद्यार्थियों में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही रहती है कि लोग अक्सर इसको नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इट्स नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। ओके, इट्स ओके गाइस, दैट इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा नीति। ओके, सबसे पहले इसका नाम हमने समझा कि क्या है NAP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? इतना समझ में आया? क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछता है, इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं ना हो आपके लिए, इसलिए आपको हमने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि NAP 2020 का मसौदा चालू कैसे हुआ। सबसे पहले हम यही समझते हैं। देखिए क्या होता है, इसकी जो समीक्षा की गई, इसकी जो तैयारी की गई वो जून 2017 में इसरो के चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई। किसके? डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई। कब? जून 2017 में। ओके, जून 2017 में इसरो के चीफ, ठीक है। पॉइंट नंबर, सबसे पहले मेन फैक्ट को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जून 2017 में, ठीक है, 2017 में इसरो के चीफ, इसरो चीफ कौन? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। कौन थे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसे लाया गया। किसके? रंगन की अध्यक्षता में इसको लाया गया। में तैयार किया गया। सबसे पहले पॉइंट ये हुआ कि 2017 में इसरो के चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया। इन्होंने एक समिति बनाई थी, एक कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। लेकिन इसको मई 2019 में इस समिति ने NAP का मसौदा तैयार किया। कब किया? अध्यक्षता में से तैयार किया गया। यहाँ पे इनको क्या, एक समिति बनाई गई, ठीक है। कब? 2017 में इनकी एक अध्यक्षता में तैयार किया गया और इसको लाया कब गया? इनको मई 2019 में इसको क्या किया गया? मसौदा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। कब तक तैयार होगा पूरी तरह बनकर? मई, पॉइंट नंबर 2, मई 2019 में यह पूरी तरह बनकर तैयार किया गया। इज इट क्लियर? इनकी समिति बनाई कब? जून 2017 में।
कमेटी बनाई गई, ठीक है, कमेटी बनाई गई और इसको मई 2019 में तो यह क्या हुआ, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। 2020 में NEP आई, कब आई? 2020 में। जब ये आई कब आई? ये पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम। 2020 में क्या हुआ? NEP आई 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक। यानी कि लगभग टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल पूरा लग गया इसको तैयार करने में। समय कितना गया? 3 साल लगा। यानी कि 2020 में NEP आई। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति है। और अब तक की कुल मिलाकर, और अब तक की तीसरी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति है। सबसे पहले कब आया था? फर्स्ट टाइम कब आया था? फर्स्ट टाइम जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में। सेकंड टाइम 1986 में। और नाउ दिस वन इज थर्ड टाइम 2020। यहाँ तक क्लियर हुआ डाउट? यानी कि पहली जो शिक्षा नीति थी वो कब आई थी? 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। और तीसरी और 21वीं सदी की जो पहली शिक्षा नीति है वो क्या है? 2020 में आई। इसके जो चीफ थे कौन थे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, जो कि इसरो के एक साइंटिस्ट थे। उनकी पूरी कमेटी में, उनके पूरी देखरेख में इसको तैयार किया गया। यहाँ तक शायद डाउट क्लियर हो गया। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब किया गया? अगर बात करते हैं लागू करने के लिए, 2020 में तो आई, लेकिन जब लागू कब किया गया? इसको 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। लागू कब हुआ ये? लागू 29 जुलाई 2020 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू कर दिया गया। और 2030 तक इसने कहा कि बीएड की जो डिग्री होगी वो 4 वर्ष की होगी। अब यहाँ से मेन पॉइंट चलता है जहाँ से क्वेश्चन भर के पूछे जा रहे हैं। सॉरी, ठीक है गाइस, मेन फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स क्या है इसके? क्या है कि 2030 तक एक एकीकृत बीएड डिग्री होगी जो 4 वर्ष की होगी, और बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद 4 वर्ष की इसको डिग्री करनी होगी, ठीक है। इसके बाद बुनियादी क्षमताएं विकसित करनी होगी, यानी कि फाउंडेशन बेसिक स्किल्स भी डेवलप करने होंगे। साक्षरता व संख्या ज्ञान विकसित करना होगा। क्लियर? इसकी जो खासियत थी, विशेषताएं थी, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो सबसे पहले देखते हैं 2030 तक एकीकृत बीएड की डिग्री होगी। कब तक? 2030 तक इसको क्या कर दिया जाएगा? एकीकृत बीएड डिग्री, इस तक इंटीग्रेटेड एकीकृत बीएड डिग्री जो कि कितने वर्ष होगी? 4 साल के लिए होगी। 4 वर्ष कितने के लिए होगी? 4 वर्ष के लिए होगी। क्लियर? जो डायरेक्ट कब से किया जाएगा? बीए, ठीक है, बीएससी या बीकॉम, व्हाट एवर यू हैव डन, जो भी आपने किया है उसके बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं 4 साल का क्या कर सकते हैं? बीएड की डिग्री इस्तेमाल होगी। सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या होगी? बच्चों को रटंत विद्या प्रणाली नहीं करना है। इसमें जो करना होगा, बच्चों की बुनियादी क्षमताएं, फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप करनी होगी। बच्चों में क्या करनी होगी? बुनियादी क्षमताएं, यानी कि फाउंडेशनल स्किल, या ठीक है, फाउंडेशनल स्किल डेवलप करनी होगी। ठीक है,
इसमें क्या करना होगा, बच्चों को एक फाउंडेशनल स्किल यानी डेवलप करनी होगी। क्लियर, यानी कि इनमें साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या करने की चाहिए, साक्षरता और क्षमता ज्ञान। ओके, आइए इसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल गाइस, थोड़ा तबीयत नहीं अच्छी फिलहाल, फिर इसके बावजूद मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि क्लास लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके मेन स्किल्स देखते हैं क्या क्या चीज़ है, विशेषताएं इसकी क्या हैं। ठीक है, मेजर पॉइंट देखते हैं, मेजर पॉइंट, इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला काम इन्होंने किया कि बीएड की डिग्री जो 2 साल की है अब उन्होंने उसको बंद करके 4 वर्ष की बात कही है। यानी कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम व्हाटएवर यू हैव डन या जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद जो आपकी बीएड की डिग्री होगी वो 4 वर्ष के लिए की जाएगी। यानी कि आपको 4 वर्ष लेना पड़ेगा, जिसमें बीएड में आपको पूरा 4 साल का एक कोर्स करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स। उसके बाद ही क्या कर पाएंगे, आप एलिजिबल होंगे किसी नौकरी में। इसलिए कहता हूँ अगर आपने बीएड कर रखा है तो 2030 के पहले आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओ, हाथ पैर चला के, रुको मत। क्लियर, इसलिए क्या है 2030 तक क्या करेंगे ये लोग, बीएड की डिग्री, बीएड डिग्री, ठीक है, 2030 तक बीएड डिग्री कितने साल के लिए होगी, 4 वर्षीय होगी, 4 वर्षीय के लिए होगी। ठीक है, अगर जो भी आप कर रहे हैं बीए, ठीक है, बीएससी या बीकॉम व्हाटएवर यू हैव डन, बीकॉम जो भी आपने कर रखा है 4 वर्ष के लिए इन्होंने कर दिया कि आपको 4 वर्ष के लिए बीएड डिग्री करनी होगी। इसके बाद दूसरी क्या क्या इन्होंने, सबसे पहले दूसरी पॉइंट एमफिल, एमफिल बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यानी कि जब आप पीएचडी करने की कोशिश कर रहे थे, पीएचडी करने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता था, एक मतलब एग्जाम देना पड़ता था जिसका नाम एमफिल था। उसके बाद ही आप पीएचडी क्या बोलते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते थे। कि इन्होंने बताया कि इसको बंद कर दिया गया क्योंकि एमफिल की डिग्री खत्म कर दी गई है। क्लियर, अगर अब आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको सीधा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप जाके पीएचडी कर सकते हैं। क्लियर, पहला काम किया कि 2030 तक बीएड की डिग्री 4 वर्ष के लिए होगी। दूसरी बात, एमफिल को इन्होंने बंद कर दिया। क्लियर, और तीसरी बात करते हैं कि बुनियादी क्षमताएं बच्चों में डेवलप करो। कैसी क्षमताएं, फाउंडेशनल बेसिक स्किल डेवलप करो, क्योंकि इसके माध्यम से ही बालक आगे बढ़ सकता है और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चे के फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि बुनियादी क्षमताएं जैसे फाउंडेशनल स्किल्स क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, FLN इनको जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें साक्षरता व संख्या ज्ञान का विकसित करें। बच्चे में क्या किया जाए, पॉइंट नंबर 3, बच्चे में क्या किया जाना चाहिए, बुनियादी क्षमताएं, बच्चे में बुनियादी क्षमताएं, बुनियादी क्षमताएं यानी कि फाउंडेशनल स्किल डेवलप किया जाना चाहिए, विकसित करें। क्या करना चाहिए, बुनियादी क्षमताएं विकसित करें। बुनियादी क्षमता में क्या होती है, साक्षरता व संख्या ज्ञान विकसित करें। क्या, साक्षरता व संख्या ज्ञान। क्या करना चाहिए, साक्षरता व संख्या ज्ञान डेवलप करना चाहिए। साक्षरता क्या होती है और संख्या ज्ञान क्या होते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा है कि जो लोग अनपढ़ भी होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, आप कहीं दुकान पे जाते हैं, फॉर्चून के किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो अगर दादाजी को दे रहे हैं पैसा गिनने के लिए तो पैसा बराबर गिन के रखते हैं, वो उनकी साक्षरता हुई, वो उनकी लिटरेसी हुई। क्लियर, अगर उनको खराब खोटा नोट दोगे, फटा नोट दोगे तो वापस कर देंगे क्योंकि ये गलत नोट है, उनको पता है, उनको साक्षरता है। और संख्या ज्ञान 1 2 3 4 5 जो भी होता है, यानी कि बच्चे में क्या करना है, यहाँ तक इस स्थिति में बच्चे में फाउंडेशनल स्किल डेवलप करो। यानी कि बच्चा अगर पहले से दूसरी क्लास में, अगर पहले का दूसरी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बालवाड़ी में है, किंडरगार्टन में है, यानी कि बालवाड़ी में पढ़ने जा रहा है, तो उसको कम से कम फर्स्ट क्लास में जाने से पहले उसको जोड़ घटाव जरूर आता हो। जोड़ घटाव गुणा भाग यानी आसपास की चीज़ों को समझ विकसित होना चाहिए। इसीलिए उसमें बोला गया कि साक्षरता और संख्या ज्ञान जरूर होना चाहिए। उच्च स्तर पर तार्किक सोच और समस्या समाधान के माध्यम से संज्ञानात्मक का विकास करना। उच्च स्तर पर क्या करना है,
ये चीज़ अगर उच्च स्तर पर क्या किया जाएगा, उच्च स्तर पर क्या करना चाहिए, उच्च स्तर पर इनको तार्किक सोच व संख्या व समस्या समाधान, उच्च स्तर पर तार्किक सोच व समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने आ गया और वो डर गया, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर लाइफ में कहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसके समाधान के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड है, या फिर उसके कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़ के भाग जा रहा है, उसके कारण उस चीज़ को छोड़ दे रहा है जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों को तब तक उसको एक ऐसी स्किल डेवलप करना चाहिए जिससे वो कोई भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आए वो उसको फेस कर सके, उसको सॉल्व कर सके और उसको उन चुनौतियों को पार करके वो आगे बढ़ सके। क्लियर। इसके साथ साथ उसको क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ नैतिक व भावात्मक व सामाजिक स्तर पर व्यक्ति का विकास करना चाहिए। इसके साथ साथ नैतिक स्तर पर क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ उसमें नैतिक, भावात्मक और सामाजिक, नैतिक प्लस भावात्मक प्लस सामाजिक, इसके साथ साथ नैतिक, भावात्मक व सामाजिक स्तर पर व्यक्ति का विकास करना चाहिए। स्तर पर व्यक्ति का विकास करना चाहिए। विकास व्यक्ति क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, ठीक है। और 2024 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो, क्या करना चाहिए, 2024 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें वह सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को समान स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। एक मिनट, अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चालू होने वाला है। क्लियर। कहा गया कि 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें बच्चे का सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को समान स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर। यानी कि 2024-40 तक क्या करना चाहिए, 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली, 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना चाहिए, शिक्षा प्रणाली विकसित हो ताकि ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो ताकि बच्चे का होगा, बच्चे का पृष्ठभूमि कुछ भी हो जिसमें बच्चे का सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यानी वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बिलोंग करता हो, उस पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को समान स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन कुछ भी हो, परंतु बच्चे को समान रूप से उचित व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंत में कहीं ना कहीं ये बोल ही देती है कि बच्चों में जो इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें घुसा ही देती है।
कहीं ना कहीं से ये पॉइंट को इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा को इसमें घुसा ही देती है कि ये लाइन आपको क्लियर कर देती है कि 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो ताकि जिसमें बच्चे का सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बच्चे का जो सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को क्या करना चाहिए, समान रूप से समान स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और उचित शिक्षा प्रणाली क्या करना चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर। अब इसके हम देखते हैं कुछ आधारभूत सिद्धांत को, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो इसका समय हम देखने वाले हैं आज की आधारभूत सिद्धांत, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कुछ इसके आधारभूत सिद्धांत को देखते हैं। आधारभूत सिद्धांत क्या है इसके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा कि इतना ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए आया है कि आप देखेंगे इसको पूरी तरह से आपको समझ जाएंगे। वीडियो को 5 मिनट जरूर देखिएगा। आप समझने की कोशिश करते हैं इसके फंडामेंटल क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए अवधारणात्मक समझ पर, यानी कि कंसेंचुअल अंडरस्टैंडिंग बालक में डेवलप की जाए, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, रोट लर्निंग पर रट्टा मार शिक्षा प्रणाली को न करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, अवधारणात्मक समझ डेवलप करना चाहिए। पॉइंट नंबर क्या है, बच्चे में अवधारणात्मक यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि अवधारणात्मक समझ विकसित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, रोट लर्निंग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। रोट लर्निंग यानी कि रोट लर्निंग को नकारना, रोट लर्निंग को नकारना। क्लियर। यानी कि बच्चे में जो अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करनी चाहिए, उसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। बच्चे में अवधारणात्मक समझ डेवलप करनी चाहिए। अवधारणात्मक समझ का मतलब ये है कि बच्चों को अगर आप कह रहे हैं कि बेटे चल 5 का टेबल सुना, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 पंचम 25 5 छक मैडम जी सर जी 5 छक, यानी कि अटक जाए। इसका रोट लर्निंग बच्चे में डेवलप नहीं करना है। उसको अगर समझना है तो उसको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, जिसके माध्यम से उसको रटना नहीं चाहिए। उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ 5 को अगर 6 बार उसको पूरा करते हैं, 6 टाइम करते हैं तो 30 होता है। उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 5 5 2 10 15 5 24 5 25 5 6 भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसको डेवलप किया जाए कि वो उसमें एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो किसी चीज़ को लेकर लॉजिकल एकदम तर्क लगा सके, उस चीज़ को समझ सके कि हाँ ये चीज़ अगर होता है रियल में होता है। क्लियर। उसको रोट लर्निंग से उसको दूर करना चाहिए। ठीक है। उसमें रचनात्मक व तार्किक सोच को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, रचनात्मक व तार्किक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर। रचनात्मक व तार्किक सोच को क्या करना चाहिए, उसमें बढ़ावा देना चाहिए। नवाचार होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। पढ़ाई में इनोवेशन, नवाचार होना चाहिए। नवाचार, इनोवेशन होना चाहिए। क्लियर। क्या होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। नए नए सोच को, नए नए तरीके से चीज़ों को बनाना, यानी कि नए नए खोज, नए नए तरीके से। नवाचार का मतलब क्या है, नए नए चीज़ों को नए नए तरीके से
बनाना, नए नई चीज़ों को नए नए तरीके से बनाना, नए नए खोज को नए नए तरीके से इन चीज़ों को बनाना चाहिए। यानी रचनात्मक व तार्किक सोच को बढ़ावा कैसे होता है। अगर कोई बालक क्या होता है, अक्सर आपने देखा है, यहाँ तक जब कोई बालक आता है कोई चीज़ पूछने की कोशिश करता है, अक्सर आपने देखा है उसे लोग डांट के बैठा देते हैं। अगर पूछते मम्मी वो सामने क्या है, बोलते चुप रहो, वो चलो उसको ध्यान मत दो, चलो निकल चलते हैं। ये स्कूल में स्टूडेंट अगर पूछता है, किसी टीचर से पूछता है, सर आखिर ये चीज़ें क्या कहाँ काम में आती हैं, बोलता है चुप, फालतू की चीज़ें पूछता है, बैठ, जो पढ़ना उसी से पढ़। यानी कि जब वो नई चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तो टीचर ही उसे शांत बिठा देता है डांट कर। तो ये चीज़ नहीं करना है। अगर वो नई नई चीज़ों को खोज रहा है तो उसमें आप टीचर को हेल्प करनी चाहिए, उसे इनोवेटिव बनाना चाहिए। और हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि बेटा अगर तुम्हें इतना ही पढ़ना है जो तुम पास हो जाओ और तुम्हें मार्क अच्छे आ जाए। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है कि बच्चे को पास करा देना है। उसका मतलब है कि साल भर का जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पास करा देना, उसको डिग्री दे देना, उसको रिजल्ट दे देना ही हमारी और हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी कार्य है ये। तो सबसे पहले उन चीज़ों को न करना चाहिए जो बच्चे के रोट लर्निंग दूर होना चाहिए। पढ़ाई जो है रटन प्रणाली मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए, उसमें एक आध्यात्मिक समझ डेवलप करना चाहिए, जिससे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स उसको आता है उसको फेस कर सके, उसको समझ सके और उन चीज़ों से बाहर निकल सके। क्लियर। तो इसमें बच्चे में क्या करना चाहिए, एक रचनात्मक व तार्किक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। पढ़ाई में नवाचार इनोवेशन होना चाहिए, यानी कि नई नई चीज़ों को उसमें क्या होना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, नई नई चीज़ों को उसमें ढालना चाहिए, जिसके कारण वो उसको समझ कर सके। ओके, तो आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट पे। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, केवल परीक्षा पास करना, केवल परीक्षा पास करना क्या हो, स्कूल का विद्यार्थी का एम ना हो, केवल परीक्षा पास करना उसका एम ना हो कि जैसा कि परीक्षा पर पास करा दिया वो बहुत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नैतिकता व संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। नैतिकता, बच्चे में क्या करना चाहिए, नैतिकता व संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता व लैंगिक समता की जिम्मेदारी, स्वच्छता व शिष्टाचार करना चाहिए। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर जोर देना चाहिए। जैसे हमने बताया कि फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होती है, हमने बताया कि उसको इस तरह से ना हो कि अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको भूल जाए, कोई चीज़ अगर लगा रहा है तो उसको भूल जाए, या कुछ चीज़ नई रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें आप बाधा डाल रहे हो। इस तरह से उसको डेवलप किया जाए, उसका माइंड हर एक क्षेत्र में एक स्थिर दिशा में अच्छी तरह से कार्य करे, जिससे वो चीज़ों को फाइंड आउट कर सके और उनके साथ अपना रिलेशन बना सके, ठीक है। उसमें शिष्टाचार होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। अगर इस सब को भावना नहीं डेवलप कर रहे हो तो बच्चे में क्या होता है, निराशा डेवलप होती है। अगर कोई बालक सोशल बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड खराब है, वीक है, यानी पुअर का फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसको अगले बच्चे से हटा के दूसरी तरह पृथक कर सकते हैं, सेपरेट नहीं बैठा सकते हैं। उसको इस तरह से नहीं डांट के बैठा सकते हैं कि तुम पढ़ने के योग्य नहीं हो। उसको इस तरह से नहीं कर सकते कि तुम्हें पूछने का अधिकार नहीं है। सबको स्वतंत्रता, समानता और लैंगिक समानता, यानी कि आप लड़कियों को जेंडर वाइज नहीं कर सकते हो कि तुम लड़की हो, तुम्हें क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं, तुम लड़की हो तुम वहाँ जाके बैठो, कुछ नहीं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो लड़की हो लड़का हो या चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, सबको समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और उसमें देश के प्रति नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर देना चाहिए। कक्षा 3 के बच्चों को आधारभूत कौशल पर जोर देना चाहिए। सतत मूल्यांकन किया जाए बच्चे का, केवल वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन ना हो, उसका जो मूल्यांकन हो बच्चे का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे का सतत मूल्यांकन होना चाहिए।
होना चाहिए। ठीक है, इसका मुख्य एम यही है कि बच्चे का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, पढ़ाई क्या हो, रटंत प्रणाली मुक्त हो। ठीक है, कोचिंग प्रणाली को बहुत बड़ा झटका देना जिससे बच्चे के सीखने की प्रक्रिया पर जोड़। एम क्या है इसका मुख्य? कोचिंग प्रणाली को झटका। ठीक है, बच्चे की जो पढ़ाई हो, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए? बच्चे की क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हालांकि और चीज़ें जो है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।